हेलो बच्चों। आज है हमारा D7 और आज हम करने वाले हैं घड़ी के पुर्जों की मरम्मत। यानी आज हम पढ़ेंगे चैप्टर घड़ी के पुर्जे। सुमरिनी के मनके में आपके 3 निबंध संकलित हैं। 3 निबंधों में से 2 तो बिल्कुल कहानी की तरह से हैं, क्योंकि वो कथात्मक शैली में लिखे गए हैं। घड़ी के पुर्जे आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि इसकी भाषा में मुश्किल शब्दों का प्रयोग किया गया है। घड़ी के पुर्जे निबंध की जब हम भाषा की विशेषताएं जानेंगे, तो उसमें हालांकि आम बोलचाल की भाषा के शब्द भी हैं, लेकिन उसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दूसरी बात, लेखक ने इसको लिखने में तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया है। घड़ी और धर्म की तुलना की है पूरे निबंध में, और दोनों को तुलनात्मक रूप से ही लिखा है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है। लेकिन इस चैप्टर को मैंने आपके लिए बिल्कुल सरल बना दिया है। जैसे लेखक ने इसको तुलनात्मक रूप में लिखा, ठीक वैसे ही हम इसका एनालिसिस करेंगे तुलनात्मक रूप में ही। आज कॉन्सेप्ट मैप में हम घटनाओं को कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा नहीं समझेंगे। आज हम तुलनात्मक रूप से इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आई होप आपको समझ आ जाएगा और बहुत आसान ये चैप्टर आपको लगने लगेगा। किसी चैप्टर की भाषा मुश्किल है या एग्जाम में आए हुए किसी प्रश्न की भाषा मुश्किल है, तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उसका उत्तर भी आपको उसी मुश्किल भाषा में लिखना पड़ेगा। आप अपने जवाब बिल्कुल अपनी भाषा में लिखेंगे। जितना अपनी भाषा में आप जवाब लिखेंगे, एग्जामिनर से उतना ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे घड़ी के पुर्जे जो चैप्टर है उसका पूरा सारांश करेंगे, उसके मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, उसमें जो निष्कर्ष निकलता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद लेखक इसमें क्या संदेश देना चाह रहा है वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर वो डिस्कस करेंगे, और लास्ट में वही अभिव्यक्ति और माध्यम का एक प्रश्न रूज की तरह। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। घड़ी के पुर्जे। आपको कहीं स्क्रीन पर ये पूरा पेज दिखाई दे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और एज इट इज़ इसके मेन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट की रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके पास हैंडी रहें। चलिए पाठ के नाम से शुरू करते हैं। पाठ का नाम है घड़ी के पुर्जे। ये सुमरिनी के मनके के अंतर्गत संकलित एक छोटा निबंध है। यानी मेन चैप्टर का नाम है सुमरिनी के मनके, और उसके अंतर्गत 3 छोटे छोटे निबंध आप लोगों को दिए गए हैं। बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। आज हम कर रहे हैं घड़ी के पुर्जे। इसके राइटर हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये एक लघु निबंध है। अगर हम इसकी शैली देखें तो ये एक लघु निबंध है। इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा इसमें थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। हालांकि आम बोलचाल के शब्दों का इसमें अभी भी प्रयोग है, लेकिन थोड़ी सी तत्सम शब्दों के प्रयोग से भाषा थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। व्यंग्य वाली भाषा है और प्रतीकों वाली भाषा है। जैसा हमने शेर और पहचान वाली कहानियों में पढ़ी थी, सेम उसी तरीके की भाषा और उसी तरीके की शैली इस चैप्टर में है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, इस चैप्टर में जो केंद्रीय भाव है वो धर्म से रिलेटेड है, और धर्म की तुलना की गई है घड़ी से। लेखक ने पूरा निबंध जो है तुलनात्मक रूप से लिखा है। धर्म और घड़ी की समान विशेषताएं बताते हुए कुछ इस तरीके से इस निबंध की उन्होंने रचना की है। तो चलिए हम भी उसी तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे। जैसे छोटे बच्चे तुलनात्मक प्रश्नों को हल करते टाइम, मान लो 2 चीज़ों की उनको तुलना करनी है, तो बीच में लाइन खींच लेते हैं और दोनों तरफ एक एक चीज़ का नाम लिख लेते हैं और सेम पॉइंट्स में तुलना करते जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही छोटे बच्चों की तरीके से आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। घड़ी से शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि घड़ी को कौन बनाता है। मान लो ये प्रश्न है तो उत्तर आएगा कि कुछ लोग जो है घड़ी को बनाना जानते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि कुछ लोग मान लो घड़ी को बनाते हैं, तो प्रयोग कौन करता है। लगभग सभी लोग घड़ी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आया कि घड़ी काम क्या करती है, घड़ी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। समय देखने के लिए घड़ी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद समय देखना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम ठीक से होते रहें और समय पर होते रहें, इसलिए हमें समय का ज्ञान होना ज़रूरी है। अब इन्हीं पॉइंटों को लेकर के हम धर्म की बातें डिस्कस करेंगे कि धर्म को कौन बनाता है। कुछ लोग बनाते हैं या कुछ लोग जो है उसकी व्याख्या करते हैं, जिन्होंने उसके ऊपर होल्ड कर रखा है। उसके बाद धर्म का प्रयोग कौन करता है। लगभग सभी लोग किसी ना किसी धर्म को मानते हैं, तो धर्म का प्रयोग जो है बहुत सारे लोग करते हैं। उसके बाद धर्म क्या काम आता है।
धर्म हमें ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। अब धर्म हमारे जीवन में होना क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारा जीवन जो है आसानी से सुचारू रूप से चलता रहे। हम किसी न किसी विचारधारा से जुड़े रहें तो हमारा जीवन जो है आसानी से चलता रहे, समय-समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। तो ये कुछ बेसिक कॉमन पॉइंट्स हैं घड़ी और धर्म में, जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं कि घड़ी और धर्म दोनों को बनाते कितने लोग हैं? बहुत थोड़े लोग इनको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रयोग इनको कौन-कौन करता है? एक बड़ी जनता इनको प्रयोग करती है, यानी बनाने वाले बहुत कम हैं, उपयोग करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। घड़ी क्या काम आती है? समय बताने के। और धर्म क्या काम आता है? हमें ये बताने की कि क्या कौन-सा काम सही है और कौन-सा काम गलत। समय देखना क्यों ज़रूरी है? समय का ज्ञान होना क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी डे टू डे लाइफ यानी नॉर्मल लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसानी से चलती रहे। ठीक इसी प्रकार धर्म का ज्ञान होना हमें ज़रूरी है ताकि हमारा पूरा जीवन जो है आसानी से सुचारू रूप से चलता रहे। ये घड़ी और धर्म के बारे में कुछ सामान्य सी बातें, इनके सामान्य गुण हमने जाने जिस पर सभी लोग सहमत हो सकते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि समय जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे पता लगे कि कितने बज गए हैं? बड़ा आसान सा जवाब है, खुद से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ लो जिसको समय देखना आता है और जिसके पास घड़ी है। अब मान लो कोई ये कहे कि रोज़-रोज़ किसी दूसरे से क्या टाइम पूछना और कब तक हम पूछते रहेंगे, तो इसका एक सीधा सा जवाब लेखक ने दिया है कि इसका ये सॉल्यूशन है कि तुम एक घड़ी खरीद लो और समय देखना सीख लो, तो अपना काम तुम खुद से कर सकोगे। क्योंकि दैनिक जीवन में तुम्हें बस टाइम ही तो देखना है, इसलिए घड़ी खरीद कर तुम समय देखना सीख सकते हो, लेकिन घड़ी के पुर्जे खोलकर ठीक करना मत सीखना। क्योंकि ये घड़ी साज़ का काम है, जो घड़ी का मैकेनिक है ये उसका काम है। अगर तुम घड़ी को खोल करके ठीक करना भी सीख लोगे, तो वो बेचारा मैकेनिक क्या करेगा? तो ये मानना है कि अगर हमें अपने जीवन में समय पर काम करना है, तो या तो किसी से समय पूछ लो या एक घड़ी खरीद करके खुद से समय देखना सीख लो। घड़ी के पुर्जे खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं, मतलब घड़ी के इतना अंदर घुसने की हमें ज़रूरत नहीं। अब इन्हीं विशेषताओं को हम धर्म के मामले में रख के देखते हैं, जो हमने घड़ी के मामले में रख के देखी। अब अगर किसी व्यक्ति को धर्म से संबंधित कोई काम है, तो वो क्या करेगा? तो एक ऐसे व्यक्ति से पूछ ले जिसको धर्म का ज्ञान है। जैसे समय देखना नहीं आता था, तो एक ऐसे बंदे से पूछ लिया जिसके पास घड़ी है। ऐसे ही धर्म का अगर ज्ञान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से पूछ लो जिसको धर्म का ज्ञान है। अब घड़ी की तरह ही अगले स्टेप में ये बात आएगी कि रोज़-रोज़ क्या पूछना, छोटे-छोटे कामों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये क्या पूछना। तो लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत धर्म सीख लो, इतना सीख लो कि रोज़मर्रा का काम तुम्हारा आसानी से चल जाए। बस इतना ही सीखना है, सारे रहस्य धर्म के तुम्हें नहीं जानने हैं। अगर सारे रहस्य तुम धर्म के जान लोगे, तो धर्म आचार्य क्या करेंगे, क्योंकि ये उनका काम है। जैसे घड़ी को खुद से ठीक करना सीख जाओगे, तो घड़ी का मैकेनिक है उसकी दुकान बंद हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर धर्म के सारे रहस्य तुम सीख जाओगे, तो धर्म की जो दुकान खोल करके बैठे हैं लोग, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अब यहाँ तक हमने स्टेप बाय स्टेप धर्म को और घड़ी को कंपेयर किया। अब आगे जो है लेखक कुछ प्रश्न उठाता है। अब वो प्रश्न क्या है? चलिए एक एक करके देखते हैं। लेखक कहता है कि जो लोग घड़ी के पुर्जे खोलकर सीखना चाहते हैं, उन्हें हम क्या जवाब दें? तो होना तो ये चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम सीखना चाह रहा है, तो हमें उसे वो काम सीखने देना चाहिए। अब कुछ कामों की कुछ कंडीशन हो सकती हैं। मान लो घड़ी के पुर्जे खोल करके घड़ी को ठीक करना, उसको जोड़ना, ये हर कोई व्यक्ति मान लो नहीं कर सकता। लेकिन जो कर सकता है उसको हमें वो काम करने देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हम उसका एक टेस्ट ले लें और उसके बाद हमें लगे कि हाँ, ये टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहा है, इसको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, तो ये सीख सकता है, तो उसके बाद हमें उसको सीखने देना चाहिए। ठीक यही बात लागू होती है कि जो व्यक्ति धर्म का रहस्य जानना चाहता है, उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो जैसे हम घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक वही बातें हम धर्म से रिलेट करेंगे। अगर कोई धर्म की गहराइयों को सीखना चाह रहा है, तो उसको भी सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप उसका टेस्ट ले लो, उससे पूछ लो कि उसको धर्म की बेसिक नॉलेज है या नहीं, उसके बाद जो है उसको सीखने का अवसर दे दो। अब 2 तरीके के लोग हो गए, एक तो वो जो धर्म को सीखना चाहते हैं और एक वो जो धर्म को बाकी लोगों को सीखने नहीं देना चाहते। अगर धर्म को सबने सीख लिया, उसके सारे रहस्य सबने जान लिए, तो उनकी दुकानों पर लोग अपनी समस्या का समाधान कराने कैसे आएँगे?
लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की बातों पर भरोसा नहीं करते। वो अपनी आँखों से देख कर के यकीन करते हैं और अपने हाथों से सारा काम करना चाहते हैं, प्रयोग करके देखना चाहते हैं और वो जब खुद से प्रयोग कर लेंगे तभी उस बात को मानेंगे। तो इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं। ऐसे लोग मान लो घड़ी के लिए क्या उदाहरण देंगे? वो घड़ी के लिए ये उदाहरण दे सकते हैं कि हमें गिनती आती है, हमें अंकों का ज्ञान है और हमें सुइयों का भी पता है कि घड़ी में घंटे वाली सुई कौन-सी है, मिनट वाली सुई कौन-सी है, सेकंड वाली सुई कौन-सी है। तो हमें जब सारी चीज़ों का ज्ञान है, तो हमें सीखने दो। इतना बेसिक ज्ञान है, तो हमें सीखने दो। पड़ोसियों से कब तक समय पूछकर अपना काम चलाएँगे? अगर पड़ोसी मान लो पड़ोस वाले ने हमें बता दिया कि 12 बजे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि रात के 12 बजे हैं या दिन के 12 बजे हैं? अब ऐसी कंडीशन में तो केवल एक ही उपाय है कि अपनी आँखों पर भरोसा करें, आँखें खोलकर देखें, रात है तो कि रात के 12 बजे हैं और दिन है तो दिन के 12 बजे हैं। ऐसे लोग सुनी-सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते। अगर वो धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो खुद से रिसर्च करेंगे, सुनी-सुनाई बातों पर या जो धर्म के नाम पर उनको ठग रहा है, उनकी बातों पर वो यकीन नहीं करते। जो व्यक्ति मान लो घड़ी के पुर्जे ठीक करना सीखना चाहता है और एक दूसरा व्यक्ति है जो ये कहता है कि अगर तुम सीख लोगे तो घड़ी साज की दुकान बंद हो जाएगी, तो वो व्यक्ति उनसे प्रश्न पूछता है कि तुम पहले अपनी बताओ कि तुम्हें कितना आता है? तुम्हारे पास तो एक दादा की घड़ी है पुराने ज़माने की, वो बंद भी पड़ी है, तो उसमें तुम्हें चाबी भरना भी नहीं आता, उसमें तुम्हें ठीक करना भी नहीं आता, तुम ठीक करना सीखना भी नहीं चाहते और औरों को भी सीखना नहीं देना चाहते। ये लेखक का जवाब है उन लोगों के लिए जो दूसरों को धर्म या घड़ी के रहस्य को जानने नहीं देना चाहते। अब इस दादा की घड़ी वाले उदाहरण को जोड़ के देखते हैं धर्म से कि कुछ लोग धर्म में ऐसे हैं जो खानदानों से पूर्वजों के समय से ही इस धंधे में हैं, यही काम करते आ रहे हैं। लेखक का मानना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो पुराने समय में धर्म के अनुसार सही थी, लेकिन आज आधुनिक युग में वो गलत हो गई हैं, बदलते समय के साथ। और ऐसा भी हो सकता है जो पुराने समय में कुछ चीज़ें गलत मानी जाती थी, धर्म के विपरीत थी, वो आज के समय की ज़रूरत बन गई हैं। तो लेखक ये कहता है कि पुरानी चीज़ों से चिपके रहने में वो समझदारी नहीं है, कुछ नया करना चाहिए। धर्म का भी मामला ऐसा ही है कि धर्म भी लोगों से जुड़ा होता है। अगर ऐसे लोग धर्म में कुछ नया नहीं जोड़ेंगे, कुछ नया नहीं सीखेंगे और उसको समाज के अकॉर्डिंग नहीं बनाएँगे, तो ऐसा धर्म किसी काम का नहीं रहेगा। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते, तो जो करना चाहते हैं उनको करने दो, उनको सीखने दें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण क्यों दिया? आंसर देखते हैं। इस कहानी में धर्म की तुलना घड़ी से की गई है। यदि किसी को समय जानना है तो वह किसी घड़ी वाले से समय पूछ सकता है या फिर वो व्यक्ति खुद अपनी घड़ी में समय देखना सीख सकता है। लेकिन हर व्यक्ति को घड़ी खोलकर ठीक करना आना चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को धर्म के बारे में जानना है तो उसे ब्राह्मणों से पूछ लेना चाहिए। आम आदमी को धर्म का केवल इतना ज्ञान होना चाहिए जो उसके दैनिक जीवन में काम आए, उसे खुद धर्म की गहराइयों में नहीं जाना चाहिए। तो इस पूरे पाठ में घड़ी और धर्म की तुलना की गई है और उस तुलना के माध्यम से लेखक ने बताया है कि कैसे धर्म पर कुछ लोगों ने अधिकार कर लिया है और वो अपनी मनमर्जी करते हैं और बाकी लोगों को सीखने नहीं देते। दूसरा प्रश्न देखते हैं। धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्म आचार्यों का काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? आंसर देखते हैं। भारतीय समाज में धर्म को बहुत ही रहस्य की वस्तु बना दिया गया है। धर्म के आचार्यों को डर था कि यदि धर्म को सरल बना दिया गया और उसे सबने सीख लिया तो उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने धर्म का ज्ञान अपने तक सीमित रखा। अगला प्रश्न देखते हैं। जहां धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का द्योतक है। कैसे? इस प्रश्न का ये मतलब है कि यदि धर्म थोड़े लोगों के पास रहेगा तो उसका गलत इस्तेमाल होगा और यदि धर्म सभी लोगों की पहुंच में होगा तो सभी लोग उसे अपने विकास के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये हमें बताना है तर्क दे करके या उदाहरण दे करके। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस कथन का सरल अर्थ यह है कि यदि धर्म पर कुछ लोग अपना अधिकार कर लेंगे
तो यह बड़ी जनता की पहुंच से दूर हो जाएगा। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए धर्म को मनमाने तरीके से प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसे ही धर्म की पहुंच आम आदमी तक बन जाएगी, वो जनता के लिए सरल हो जाएगा। तभी धर्म से जनता का विकास होगा। यदि आम आदमी और समाज धर्म को अपने से जोड़ ले और विकास के लिए धर्म का प्रयोग करे, तो धर्म सबके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। यानी कुछ आदमी अगर इसको रहस्य बनाकर रखेंगे, तो इससे हमेशा दूसरों का शोषण करते रहेंगे, दूसरों को मूर्ख बनाते रहेंगे और लूटते रहेंगे। लेकिन यदि सबको धर्म की नॉलेज होगी, तो लोग जो है अपना काम आराम से करते रहेंगे और धर्म के रास्ते पर चल करके खुद का और समाज का दोनों का विकास संभव है। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें ना चाबी देना आता है, ना पुर्जे सुधारना आता है, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। इन पंक्तियों में लेखक उन लोगों पर व्यंग्य करता है जो अपने पूर्वजों की वजह से धर्म के आचार्य बन गए हैं। लेकिन लेखक सब लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहता। कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों की विरासत को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल अयोग्य हैं। न तो उन्हें धर्म का ज्ञान है और न ही शास्त्रों का, लेकिन फिर भी वो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। इतना ही नहीं, वो किसी और को भी धर्म का रहस्य नहीं देना चाहते। यानी कि परदादा की घड़ी जेब में डाले हो, वो बंद हो गई है। यानी जो दादा परदादा का धंधा था, उसी में तुमने हाथ आजमाए, लेकिन जैसे तुम्हें ना चाबी देना आता है, ना पुर्जे सुधारना, यानी कि उसकी बारीकियों का ज्ञान तुम्हें नहीं है। और जब बारीकियों का ज्ञान नहीं है और कोई और व्यक्ति ट्राई करना चाहता है, तो तुम उसको हाथ नहीं लगाने देते। यानी कुछ लोग जो हैं अपने पूर्वजों की विरासत पर बिल्कुल कब्जा जमाए बैठे हैं, हालांकि वो उतने योग्य नहीं हैं और वो व्यक्ति दूसरों को भी सीखने नहीं देना चाहते। चलिए अभिव्यक्ति और माध्यम वाला अपना एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न लिया है मैंने, पत्रकारीय लेखन साहित्य लेखन से किस प्रकार भिन्न है। दोनों की विशेषताएं अलग अलग बतानी है कि दोनों कैसे अलग अलग हैं। पत्रकारिता के लिए जो लिखा जाता है और साहित्य जो भी लिखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पत्रकारीय लेखन में लेख होते हैं, समाचार होते हैं और सूचना होते हैं, जबकि साहित्यिक लेखन में कविता, कहानी, नाटक और निबंध होते हैं। सबसे बेसिक अंतर पहले हमें ये समझना है कि दोनों में होता क्या है। पत्रकारिता वाला लेखन, आप बिल्कुल आसान भाषा में ये समझ लो कि एक समाचार पत्र है, उसमें जो भी छपा जाता है, उसमें जो भी लिखा जाता है, वो पत्रकारीय लेखन है। और उसके अलावा जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, कहानियों की किताबों में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें साहित्य हैं। अगला अंतर देखते हैं। पत्रकारीय लेखन दैनिक जीवन की वास्तविक समस्याओं और घटनाओं पर आधारित होता है, इसीलिए इसे तुरंत लिखना होता है, नहीं तो खबरें बासी हो जाएंगी। समाचार पत्र में जो छपता है वो दैनिक जीवन पर आधारित होता है और सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है। समाचार क्या होता है, कहीं कोई घटना घटी, उसी घटना को तो आप तक पहुंचाते हैं एज इट इज़, वही समाचार है। तो पत्रकारीय लेखन क्या है कि वो सच्चे घटनाओं पर आधारित होता है और उसमें उसको जो है तुरंत लिखना होता है, नहीं तो खबरें बासी हो जाएंगी। लेकिन कविता हो गई, कहानी हो गई, नाटक हो गए, उसमें लेखक अपनी मनमर्जी से कितना भी समय ले सकता है और अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पत्रकारिता लेखन सच्चाई और तथ्यों पर आधारित होता है। यानी वो सच होना चाहिए और तथ्य होने चाहिए, उसमें ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए उसमें। इसमें कल्पना की कोई जगह नहीं होती। समाचार को हम कल्पना के आधार पर नहीं लिख सकते, जबकि साहित्य लेखन सृजनात्मक होता है, यानी उसमें सच्चाई भी हो सकती है और कल्पना भी हो सकती है। तो इस पत्रकारीय लेखन और साहित्य लेखन में हमने 3 अंतर जाने। सबसे पहला अंतर तो कि दोनों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पत्रकारिता में आप ये मान के चलो कि पूरा समाचार पत्र आता है और साहित्य वाले में कहानी, नाटक, निबंध, ये वाली सारी चीज़ें आती हैं। पत्रकारिता वाला लेखन जो है तुरंत लिखना होता है, क्योंकि आज लिखेंगे तभी वो कल छप पाएगा। और साहित्य लेखन में ऐसी कोई शर्त नहीं होती। उसके लिए लेखक जो है, मान लो एक उपन्यास उसने शुरू किया, तो वो पूरा साल ले सकता है, 1 महीना ले सकता है, पूरे जीवन भर एक ही उपन्यास को लिखते रह सकता है, उसमें समय की सीमा नहीं होती। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, समाचार जो है सच्चे होने चाहिए, सच्ची घटनाओं पर होने चाहिए, और साहित्य जो है कल्पना पर भी आधारित हो सकता है और सच्चाई पर भी आधारित हो सकता है। यह दोनों का मिश्रण हो सकता है, थोड़ी सी कल्पना डाल दी, थोड़ी सी सच्चाई है।